साल 2022 में रिलीज हुई द ब्लैक क्रैब नामी एक फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि इंसान की गतिविधियों की वजह से पृथ्वी के मौसम पर एक बुरा असर पड़ा। ठंड इतनी बढ़ गई कि धरती का पानी जम गया। इस बदलाव की वजह से सरकारें टूट गई, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। एक ग्रह युद्ध की शुरुआत हुई, इंसानी दुनिया बर्बादी के कगार पर थी। लोग भूख, प्यास, ठंड और बीमारियों से मर रहे थे। सभी ने अपनी अपनी सेना बनाई थी और एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। स्वीडन में इस युद्ध को खत्म करने की एक बड़ी योजना बनाई जा रही थी जो शायद इसका रुख बदल दे। ये आगे कहानी में जानेंगे क्या होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी की शुरुआत स्वीडन से होती है। साल कौन सा है नहीं बताया गया। हम कैरोलाइन एड नामक औरत को देखते हैं। वो अपनी बेटी के साथ गाड़ी में थी। वो कहीं जा रही थी। रेडियो पर भी किसी खतरनाक घटना के बारे में बात चल रही थी, मगर कैरोलाइन इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो अपनी बेटी के साथ बातों में व्यस्त थी। तभी गोलियां चलने लगी। लोग भाग रहे थे, जिससे आसपास हंगामा मच गया। हथियार बन कुछ सैनिक सिविलियंस को ही मार रहे थे। कैरोलाइन की बेटी अपनी माँ से कहती है कि हमें भागना चाहिए माँ, मगर कैरोलाइन उसे गाड़ी में छुपा देती है। अंत में बस यही दिखाया जाता है कि वो सैनिक गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं। आगे क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया। कहानी कुछ साल आगे आती है, जहाँ दुनिया के हालात बद से बदतर हो चुके थे। इंसान अब जानवरों की तरह रह रहे थे। सिर्फ मिलिट्री का कंट्रोल था। अब एक ही नियम चलता था इस दुनिया में, मारो या फिर मरो। कैरोलाइन एड ने अपनी बेटी को खो दिया। मजबूरन उसे हथियार उठाना पड़ा। वो एक सैनिक बन चुकी थी। हम देखते हैं कि वो ट्रेन में उत्तर की तरफ जा रही है, मगर एक स्टेशन पर ट्रेन को रोक लिया जाता है। एक ऑफिसर कैरोलाइन एड को आदेश देता है कि उसे बेस पर बुलाया गया है, उसके लिए नए ऑर्डर्स है। एड जाना नहीं चाहती थी, मगर मजबूर थी। एक लेफ्टिनेंट उसे लेने आता है, उसका नाम जैकब था। एड उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। वो उसे बेस ले जाने वाला था। रास्ते में वो एड से कुछ सवाल भी पूछता है, मगर बजाय इसके कि वो उसे बेस पर ले जाए, वो एक टाउन की तरफ गाड़ी मोड़ देता है। एड को शुरू से पता था ये बेस का रास्ता नहीं। खैर, लेफ्टिनेंट कुछ सामान लेने नीचे उतर जाता है और एड से कहता है कि तुम गाड़ी में ही रहना। आसपास खतरनाक लोग थे। कैरोलाइन उसकी बात नहीं सुनती और बाहर आकर लोगों से मिलने की कोशिश करती है, तो वो लोग उस पर हमला करते हैं। मगर एड के पास हथियार थे और चलाना वो अच्छे से जानती थी। लेफ्टिनेंट को वही छोड़कर वो गाड़ी में उस जगह से निकल जाती है और सीधा आती है बेस पर। आते ही सैनिक उस पर बंदूक तान लेते हैं। उसे पूछा जाता है कि दूसरा सैनिक कहाँ है। हाथ में ऑर्डर लिए एड बताती है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। वो पूरा किस्सा नहीं बताती कि असल में उसने रास्ता बदला था। फिर उसे अंदर आने की इजाजत मिल जाती है। एड की मुलाकात कुछ सैनिकों से होती है, जिन्हें उसी की तरह बेस पर बुलाया गया था। ये 3 लोग थे। एक का नाम डेविड, दूसरे का एरिक और तीसरे का सैम था। मगर डेविड को उन सभी बेस की जानकारी थी जो इस सेना के कंट्रोल में थे। जब वो सैम को देखता है तो तुरंत ही पहचान लेता है कि ये बेस 15 से आया है, जिस पर कल रात हमला हुआ था और वहां मौजूद हर इंसान मारा गया। सिर्फ सैम बच गया क्योंकि उसे यहाँ आने के ऑर्डर्स मिले थे। उसे पता नहीं था कि उसके बेस पर हमला हुआ है। डेविड के मुंह से ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है। ये सभी बात कर रहे थे कि तभी इनके पास कैप्टन फॉर्सबर्ग आती है, जो उन्हें कर्नल रेड के पास ले गई। इतना तो साफ था कि इन चारों को यहाँ किसी खास मिशन के लिए लाया गया था। कैप्टन बताती है कि बाहर हालात बहुत खराब है। दुश्मनों ने हमारे 3 बेस तबाह कर दिए। मीलों तक जमीन उनके कब्जे में है। हमारे हजारों लोग मारे जा चुके हैं और कुछ ही दिनों में वो हमारा ये बेस भी तबाह कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम पूरी तरह से हार जाएंगे, फिर यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। कर्नल कहते हैं कि हम ये जंग हार रहे हैं, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बची है जिससे शायद पूरी जंग ही खत्म हो जाए। इन 37 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा आर्कटिक बर्फ से ढक चुका है, मगर बर्फ की परत पतली होने के कारण उस पर गाड़ियां नहीं चल सकती। इसलिए सैनिक आइस स्केट पहनकर इसे पार कर पाएंगे और इसीलिए तुम सबको यहाँ लाया गया है। दरअसल ये चारों ही प्रोफेशनल स्केटर्स हैं। कर्नल कहते हैं कि मिशन ये है कि तुम्हें 2 कैप्सूल
यहाँ से मीलों दूर एक बेस पर पहुंचाना होगा। वहाँ एक रिसर्च सेंटर है, मगर दुश्मन की नजरों से बचकर। अगर मिशन कामयाब रहा तो ये जंग खत्म हो जाएगी। इस मिशन का नाम है ब्लैक क्रैब, क्योंकि इन्हें बहुत ही चौकन्ना रहकर आगे बढ़ना था, जैसे अंधेरे में क्रैब चलता है। अब ये दुश्मन कौन है ये खुलकर नहीं बताया गया। खैर, कर्नल आगे बताते हैं कि अगर मिशन फेल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए। ये बातें सुनकर कैरोलाइन कहती है कि हमें हजारों मील चलना है, दुश्मन से बचते हुए उनके इलाके में रात के अंधेरे में, वो भी आइस कैट्स पहनकर। ये एक सुसाइड मिशन है, इसलिए मैं ये मिशन नहीं करूंगी। कर्नल गुस्से में कहते हैं कि मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा, ये ऑर्डर्स है। कर्नल अकेले में उससे बात करता है। याद है शुरू वाला वो सीन जहां एड अपनी बेटी के साथ थी, वो खो गई है। एड ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। कर्नल उसे एक तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि उसकी बेटी एक कैंप में उन्हें मिली है और ये कैंप भी वही है जहां इन्हें ये कैप्सूल ले जाना है। एड अपनी बेटी को देखकर काफी भावुक हो जाती है और इस काम को लेने के लिए तैयार भी। उसे अब सिर्फ अपनी बेटी की परवाह थी। जब वो अपने साथियों के पास वापस आई तो वो सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि ये मिशन वाकई सुसाइड मिशन है, हमें इस मिशन पर नहीं जाना चाहिए। तब कैरोलाइन उन्हें समझाती है कि ये मिशन सिर्फ हम ही पूरा कर सकते हैं और शायद हमारी इस कोशिश से लोग बच जाए, ये युद्ध खत्म हो जाए। डेविड कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद मैं अपने भाई को ढूंढूंगा। वो सैम से पूछता है कि तुम क्या करोगे अगर जंग खत्म हुई तो। सैम कहता है कि मेरी शादी होने वाली थी, जंग खत्म होते ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढूंगा और शायद शादी कर लूंगा। मगर जंग कई सालों से चल रही थी और दुनिया बदल गई थी, तो इसका खत्म होना लगभग नामुमकिन था। थोड़ी देर में कैप्टन उनके पास आकर उन्हें कुछ जरूरी सामान देती है और कहती है कि फिलहाल वो सभी आराम करें, सुबह होने से पहले ही इन्हें निकलना होगा। ये लोग सिर्फ रात में ही सफर कर सकते थे, दिन के समय ये दुश्मन को दिख सकते थे। ये आखिरी बेस था जो अभी दुश्मन के हमले से बचा हुआ था, मगर बदकिस्मती से आधी रात को इस आखिरी बेस पर भी हमला होता है। हर तरफ भगदड़ मच गई, इसलिए उन्हें अभी ही मिशन के लिए निकलना था। ये सभी बाहर आते हैं जहां कर्नल उन्हें 2 कैप्सूल देकर कहता है कि अपनी जान से भी ज्यादा इसकी सुरक्षा करना। समय बहुत कम था, इसलिए कर्नल उन्हें जाने के आदेश देता है। हाँ, वो लेफ्टिनेंट जेकब अब वो बेस पर पहुंच चुका था, जिसे कर्नल उनके साथ मिशन में शामिल कर लेता है। पता नहीं क्यों एड को शुरू से उस पर शक था। अब ये सभी वहां से निकल पड़े। ये लोग स्केटिंग करते हुए दूर जा रहे थे और पीछे पूरा बेस तबाह हो रहा था। पूरी रात स्केटिंग करने के बाद सुबह होने पर कैप्टन सबको आराम करने को कहती है और ये भी कि अब वो अंधेरा होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, वरना दुश्मन की नजरों में आने का खतरा है। अब इसी बीच वहां की बर्फ टूटने लगी और कैप्टन सीधा पानी में गिर गए। उसे देखकर सभी बर्फ पर लेट गए, क्योंकि उनके गिरने का भी खतरा था और सोचने लगे कि उसे कैसे बचाए। मुसीबत ये थी कि वो कैप्सूल्स भी कैप्टन के पास ही थे, इसलिए कैरोलाइन ज्यादा नहीं सोचती, वो सीधा बर्फीले पानी में कूद पड़ी। वो जानती थी कैप्टन की जान बचाना मुश्किल है, क्योंकि वो पानी में आगे निकल गई थी। बर्फ की परत कहीं पतली तो कहीं मोटी थी, कैप्टन को निकालना मुश्किल था, इसलिए वो कैप्सूल का बैग लेकर ऊपर आ जाती है। लेकिन इस सब में उसकी हालत भी बिगड़ गई। उसकी जान बचाने के लिए सभी पास के घर में आ गए, जहां वो आग जलाते हैं ताकि एड की जान बचा सके। उसकी जान तो बच जाती है अब, क्योंकि कैप्टन की मौत हो गई थी। तो डेविड कहता है कि हम चेन ऑफ कमांड को ही फॉलो करेंगे। लेफ्टिनेंट जेकब का रैंक ऊंचा है, इसलिए अब से वही ऑर्डर्स देगा। एड इस फैसले से खुश नहीं थी, कहती है कि जेकब ही क्यों, ये तो ब्रीफिंग में भी मौजूद नहीं था, ये किसी और की जगह यहाँ आया है, इसे मिशन के बारे में कुछ पता नहीं। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि एड को लेफ्टिनेंट पर शक था, मगर डेविड उसे मना लेता है। ये सभी एक इमारत में छुपे थे और असल में ये दुश्मन का इलाका था। रात को जब कैरोलाइन और बाकी सब आराम कर रहे थे, तभी उसे कुछ आवाजें आती है। तो सैम किसी से रेडियो पर संपर्क कर रहा था और उसी समय दुश्मन का हेलीकॉप्टर भी वहां आ चुका था। वो सभी जल्दी से अपना सामान लेकर भागते हैं और हेलीकॉप्टर उस घर को धमाके से उड़ा देता है। ये देखकर कैरोलाइन सैम के सर पर बंदूक तानती है और पूछती है कि तुम किससे संपर्क कर रहे थे। तो सैम कहता है कि मैं सिर्फ अपने बेस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, मैं गद्दार नहीं हूँ, झूठ नहीं बोल रहा।
तुमने बताया था कि हमारे बेस पर हमला हुआ था। मुझे जानना है कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड जिंदा है या नहीं। डेविड कहता है कि इसे मार दो। मुझे तो लगता है ये दुश्मन से संपर्क कर रहा था, वरना उन्हें हमारे बारे में कैसे पता चलता। तो जेकब कहता है कि इसे मारो मत, बस इसके हथियार छीन लो, ये बिना हथियारों के आगे बढ़ेगा। ये लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ये एक जमी हुई नदी के ऊपर जा रहे थे। एक जगह पहुंचकर ये देखते हैं कि बर्फ के नीचे बहुत सारी लाशें हैं और ये दिल दहला देने वाला दृश्य था। तभी वहां से एक और हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो इन्हें देख लेता है। उससे बचने के लिए ये सब अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। वो इन पर गोलियां चला रहा था। ये लोग एक ब्रिज के नीचे चुभ गए। फिलहाल के लिए ये बच गए थे। जेकब कहता है कि हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और फिर आइलैंड पर जाएंगे। वो कभी भी लौट कर आ सकते हैं। कुछ देर बाद वो आगे बढ़ते हैं और आसपास कुछ घरों की तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें एक बांध नजर आया जिसमें बिजली जल रही थी। ये छापा मारकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ एक बूढ़ा कपल रहता है। वो बुजुर्ग लोग इन्हें खाना खिलाते हैं। जेकब पूछता है कि तुम लोग यहाँ से गए क्यों नहीं। आदमी बताता है कि हमने सोचा रेफ्यूजी कैंप में मरने से बेहतर हम अपने घर में ही अपने आखिरी दिन गुजार ले। जब ये बातें कर रहे थे तो कैरोलाइन के हाथ से सूप का प्याला गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने झुकती है, वो मेज के नीचे लगी गन देखती है, यानी कि ये लोग भी उनके दुश्मन थे। इससे पहले कि कैरोलाइन कुछ कर पाती, बूढ़े आदमी ने बंदूक चला दी। बदले में ये लोग भी गोलियां चलाते हैं और इस सब में उस बूढ़े कपल के साथ साथ सैम की भी मौत हो गई, जबकि डेविड घायल था, उसे पेट में गोली लगी थी। इस बीच सैम के रेडियो पर कोई संपर्क कर रहा था। एरिक उससे बात करता है तो वो एक लड़की थी। वो खुद को सैम की गर्लफ्रेंड बता रही थी, जो सुनकर इन सभी को दुख होता है क्योंकि सैम सच बोल रहा था और अब वो रहा भी नहीं। जो भी हो, अभी ने आगे बढ़ना था। रास्ते में डेविड की हालत गंभीर थी, मगर खुशकिस्मती से इन्हें एक समुद्री जहाज मिल गया जो बर्फ में जम गया था। ये लोग उसके अंदर जाते हैं, कुछ देर आराम करने का सोचते हैं। एरिक इन हालात को लेकर काफी परेशान था। वो कैप्सूल उठाकर कहता है कि मुझे जानना है इसके अंदर क्या है, पता तो चले हम किस चीज के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। जेकब और कैरोलाइन उसे मना करते हैं, मगर उसने कैप्सूल खोल दिया। वो देखते हैं कि उस कैप्सूल में एक बोतल है। कैरोलाइन कहती है कि शायद ये कोई वायरस है, एक बायोलॉजिकल वेपन, यानी कि जंग को रोकने का मतलब यही था कि वो अपने दुश्मनों के साथ साथ बाकी इंसानियत को वायरस के जरिए खत्म करना चाहते थे। इस बात से वो चारों हैरान थे। फिर ये जहाज की छानबीन करने में लग गए और इस बीच डेविड खुद को गोली मारकर अपना किस्सा खत्म कर देता है। कैरोलाइन कहती है कि गोली की आवाज से शायद दुश्मन यहाँ पहुंच सकते हैं, हमें निकलना होगा। एरिक कहता है कि यहाँ हमारे साथी मर रहे हैं और तुम्हें कोई परवाह भी नहीं। कैरोलाइन कहती है कि मैं यहाँ मरने नहीं आई और सिर्फ मिशन ही मायने रखता है, इसलिए जरूरत पड़ी तो मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगी, क्योंकि कैरोलाइन के दिमाग में बस एक ही बात है कि उसे अपनी बेटी को बचाना है। अब कैरोलाइन अकेले ही कैप्सूल लेकर आगे बढ़ती है। एक जगह पहुंचकर वो देखती है कि बर्फ की परत कमजोर हो चुकी है। वो सावधानी से आगे बढ़ रही थी, तभी बर्फ टूटने लगी। असल में कैरोलाइन एरिक और जेकब को बिना बताए कैप्सूल को अपने लोकेशन पर पहुंचाना चाहती थी, और जब से उन्हें पता चला है कि इसमें किसी तरह का वायरस है तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि वो पूरी इंसानियत को खत्म नहीं करना चाहते थे। एड को इंसानियत की परवाह नहीं थी, वो बस अपनी बेटी को पाना चाहती थी। तो जब उन दोनों को पता चलता है, एड को रोकने के लिए वो भी पहुंच गए। एड फंसी हुई थी। एरिक और जेकब रस्सी की मदद से उसे बचाते हैं, मगर वो कैप्सूल उससे ले लिया जाता है। ये रास्ता खतरनाक था, मगर इसे पार करना ही था, इसलिए ये तीनों खुद को एक रस्सी से बांधकर आगे बढ़ने लगे। एक रोशनी चमकती है और इन पर दुश्मन गोलियां बरसाने लगे। एरिक असल में एक स्नाइपर था। वो अपनी बंदूक से निशाना लगाकर दुश्मनों को मार गिराता है, जिसके बाद वो उन्हीं के बनाए कैंप में रात गुजारने का फैसला करते हैं। एरिक उम्र में छोटा था, इतनी लाशें देखने पर उसके दिमाग पर एक बुरा असर हुआ था। वो उन्हें उस समय के बारे में बताता है जब दुश्मनों ने उन्हें जिंदा कब्रों में दफना दिया था और चूहे उसके दोस्त की लाश को खा रहे थे। वो कहता है कि जब मुझे मौका मिला तो मैं सेना का हिस्सा बन गया। कैरोलाइन कहती है कि तुम इस सब के बारे में इतना मत सोचो, एक सैनिक का मकसद अपना मिशन पूरा करना होता है।
एरिक कहता है कि मैं जो भी कहूँ तुम मुझे मिशन पूरा करने की कोई ना कोई वजह दे ही देती हो। जेकब पूछता है कि तुम्हारे लिए ये मिशन इतना जरूरी क्यों है, हालांकि तुम जानती हो कि उस कैप्सूल में क्या है, वो पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है। मगर कैरोलाइन कोई जवाब नहीं देती। इस पर जेकब कहता है कि हमें सो जाना चाहिए। अब अगली सुबह कैरोलाइन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उन पर हमला हो गया है और जेकब कैप्सूल के साथ गायब था। दोनों कुछ देर दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। गोलियां कम थी इसलिए ये ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे थे। जब कैरोलाइन एक ग्रेनेड फेंकने वाली थी तो तभी उसे गोली लग जाती है और ग्रेनेड गलती से वहीं गिर गया। उसके साथ ही एरिक की मौत हो गई। कैरोलाइन जिंदा थी मगर उसे गोली लगी थी। खैर वो खुद को संभालती है और एरिक की बंदूक लेकर फिर से स्केटिंग शुरू कर देती है। तब उसे कुछ दूरी पर जेकब नजर आया। वो चिल्लाकर उसे रुकने को कहती है मगर जेकब नहीं रुकता। असल में वो उस कैप्सूल को नष्ट करना चाहता था, इसलिए उसे जेकब पर गोली चलानी पड़ी। गोली लगने से जेकब जख्मी हो गया। कैरोलाइन उसके पास आकर कैप्सूल छीनने लगती है। जेकब उसे कहता है कि ऐसा मत करो, करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी अगर ये वायरस फैल गया तो। ये कैप्सूल दुश्मन को मारने के लिए नहीं, आम लोगों को मारने के लिए है। मासूम लोगों की जान चली जाएगी। जरा सोचो इस बारे में, मेरी मानो और ये कैप्सूल यहीं पानी में फेंक दो। कैरोलाइन उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाना था। वो कैप्सूल लेकर आगे बढ़ती है लेकिन उसकी हालत बिगड़ रही थी और एक समय आता है जब वो नीचे गिर गई। तभी उसके पास दो लोग आए जो घोड़े पर सवार थे। वो कैरोलाइन को एक कोड वर्ड बोलते हैं, ब्लैक। तो कैरोलाइन को अपने मिशन का नाम याद आता है और वो उस कोड का जवाब क्रैब देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। कई घंटों के बाद कैरोलाइन की आंख फैसिलिटी मेडिकल सेंटर में खुलती है। तब एक डॉक्टर उसके पास आकर कहता है कि हमने तुम्हारे पेट में लगी गोली निकाल ली है और तुम्हारी 3 उंगलियों पर फ्रॉस्ट बाइट हुआ था, इसलिए हमें वो काटनी पड़ी। फिलहाल तुम तैयार हो जाओ क्योंकि एडमिरल तुमसे मिलना चाहती है। बाद में उसे एडमिरल और कुछ ऑफिसर्स के सामने लाया गया। एडमिरल उसे मिशन पूरा करने पर बधाई देती है और उसके बहादुरी के लिए मेडल भी। हम देखते हैं कि जेकब भी वहां मौजूद था, यानी कि उसे भी बचा लिया गया। अब कैरोलाइन अपनी बेटी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तब एडमिरल उसे बताती है कि माफ करना, हमने बस तुम्हें एक झूठी उम्मीद दी, हमें कभी तुम्हारी बेटी मिली ही नहीं। असल में उन्होंने कैरोलाइन से झूठ बोला था। वो जानते थे कि कैरोलाइन को मिशन के लिए राजी करने का एक अच्छा तरीका है, मगर वो यहाँ नहीं है। ये सुनकर कैरोलाइन अपने आपे से बाहर हो गई और वो एडमिरल की नाक तोड़ देती है। तब जेकब उसे संभालता है लेकिन कैरोलाइन बहुत ज्यादा दुखी थी। मरहम पट्टी के दौरान वो एक स्केपल छुपा लेती है और फिर वो जेकब के पास जाती है। वो कहती है कि तुम सही थे, हमें उस वायरस को नष्ट करना होगा। जेकब कहता है कि बहुत देर हो गई, हम उस समय ये कर सकते थे मगर तुम मानी ही नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। कैरोलाइन कहती है कि अगर मेरी बेटी जिंदा हुई और वो बाहर कहीं है तो मैं इस वायरस को उस तक पहुंचने नहीं दे सकती। जेकब पूछता है कि हम ये सब कैसे करेंगे, हम दोनों जख्मी हैं और कोई हथियार भी नहीं है। कैरोलाइन कहती है कि ये मेडल्स तो है, ये लोग वैसे भी हमें हीरो समझते हैं, हमें इसी का फायदा उठाना होगा। अब ये लोग लैब के करीब पहुंचकर वहां सभी पर गोलियां चलाने लगे। अंदर आकर वो वायरस ट्यूब भी ले लेते हैं। उनका प्लान था कि वो ग्रेनेड को यहाँ ब्लास्ट कर देंगे, जिससे उनके साथ साथ वायरस का भी विनाश हो जाएगा। तब एक वैज्ञानिक उन्हें कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से ये वायरस यहाँ लोगों में फैल जाएगा, यहाँ के लोग तो मर जाएंगे मगर ये वायरस जिंदा रहेगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तुम्हें इसे बाहर ले जाना होगा। जेकब कहता है कि वो आ रहे हैं, हम बाहर कैसे निकले। तो वैज्ञानिक वहाँ खतरे का अलार्म बजाता है, जिसे सभी लोग वहां से निकलने की तैयारी करने लगे और इस बीच वो लोग भी वैज्ञानिक का सूट पहनकर वहां से निकला। लेकिन कैरोलाइन के स्टेजेस खुल गए थे, इसलिए उसकी हालत खराब हो रही थी। इसी तरह वो बाहर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। जब जैकब उसके लिए मदद लेने जाता है तभी कुछ सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और एडमिरल भी वहां पहुंच गए। कैरोलाइन जैकब को जाने का इशारा करती है और सबको एक ग्रेनेड दिखाती है जिस पर वो वायरस के ट्यूब्स लगे हुए थे। एडमिरल उसे कहती है कि ऐसा मत करना, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तुम सब कुछ खत्म कर दोगी। कैरोलाइन ग्रेनेड लेकर आगे बढ़ती है और किनारे पर रुक जाती है। जैकब हेलीकॉप्टर से उसे देख रहा था।
एडमिरल कहती है कि अपनी बेटी के बारे में सोचो, तो कैरोलाइन मुस्कुराकर जवाब देती है कि उसी के बारे में तो सोच रही हूँ, और फिर वो नीचे कूद गई। हम देखते हैं कि ग्रेनेड फटने से कैरोलाइन के साथ साथ उस वायरस का भी खात्मा हो गया, और यहीं पर इस फिल्म की कहानी का भी अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी साल 2022 की एक स्वीडिश फिल्म द ब्लैक रैप की कहानी। फिल्म के विजुअल्स काफी अच्छे हैं और कहानी भी सीधी सादी है। हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे।